हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11 में नया टॉपिक है जीवाणुओं का आर्थिक महत्व। इसके पहले पूरा टॉपिक जीवाणुओं में जनन था, वो समाप्त हो गया। उसी के आगे आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज है इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, यानी जीवाणुओं का आर्थिक महत्व। जीवाणु हमारे जीवन में किस प्रकार लाभदायक हैं वो पढ़ते हैं, और उसी के साथ आर्थिक महत्व में जीवाणु हानिकारक भी हैं किसी न किसी दृष्टि में। तो आज सबसे पहले जीवाणुओं में जो लाभदायक क्रियाएं हैं, यानी जिनसे यूजफुल एक्टिविटीज़, जिनसे हमें लाभ होता है, उन क्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के टॉपिक में लाभदायक क्रियाओं में दो ही लाभदायक क्रियाएं ली हैं, और इसी के साथ यानी थोड़े थोड़ी लाभदायक क्रियाएं लेकर के आराम से पढ़ेंगे। जिसमें से आज का पहला जो जीवाणुओं की लाभदायक क्रियाओं में है कृषि में, ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपकी जो जीवाणुओं का आर्थिक महत्व पूछा जाता है उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कृषि में। कृषि का पर्टिकुलर 1 या 2 नंबर में पूछते हैं, और जब डिटेल में पूछते हैं तब भी आप कृषि का पूरा आराम से लिख सकते हो। तो इन कल्चर जो हमारी खेती है, जो हमारी कृषि है, उसमें जीवाणु किस प्रकार अपना योगदान देते हैं, आइए देखते हैं। कुछ जीवाणु मृदा में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं, यानी कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो हमारी मिट्टी में स्वतंत्र रूप से निवास करते हैं, जैसे एजोटोबैक्टर तथा क्लास्ट्रीडियम। ये दो यहाँ पर पर्टिकुलर नाम दिए गए हैं। ये ऐसे जीवाणु हैं जो मृदा में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं, और ये जो मृदा में स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं, इसके साथ साथ वातावरण में जो N2 है, यानी जो नाइट्रोजन है, उसको नाइट्रेट में यानी NO3 में बदलकर स्थिरीकरण करते हैं। यानी वातावरण की स्वतंत्र नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करके नाइट्रेट में बदल देते हैं। जिससे क्या होता है कि वातावरण में जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रेट में बदल जाती है, और मृदा को नाइट्रेट यानी नाइट्रोजन की पूर्ति नाइट्रेट के माध्यम से हो जाती है। उसे किसी अलग से नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसके साथ और भी इसमें जो ये पर्टिकुलर नाम दिए गए हैं कृषि में जिनका योगदान है, जिन जीवाणुओं का, उनके नाम आपको अच्छे से लर्न करना है। मृदा में स्वतंत्र रूप से एजोटोबैक्टर और क्लास्ट्रीडियम जीवाणु पाए जाते हैं, ये आप याद रखना। इसके साथ कुछ जीवाणु जैसे राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम, ये एक जीवाणु का भी नाम है कि राइजोबियम जो लेग्यूमिनोसेरम है, ये लेग्यूमिनोसी कुल के पौधों की जड़ों में सहजीवी के रूप में रहते हैं। लेग्यूमिनोसी कुल यानी फैमिली, लेग्यूमिनोसी फैमिली के अंतर्गत जो दलहन वाली फसलें हैं वो आती हैं। अर्थात जैसे आपकी जो दालें हैं, आपका चना है, अरहर है, मटर है, उड़द है, मूंग है, मसूर है, इस प्रकार की जो दाल वाले पौधे हैं वो लेग्यूमिनोसी फैमिली में रखे गए हैं। फलीदार पौधे या दलहन वाले पौधे या फलीदार पौधे भी कहा जाता है। तो जो राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम है, ये फलीदार पौधों की जड़ों में सहजीवी के रूप में रहते हैं, अर्थात साथ में रहते हैं। साथ में रहते हैं तो क्या है कि जो ये जीवाणु हैं, ये दाल वाली फसलों को लाभ पहुंचाते हैं और स्वयं भी लाभान्वित होते हैं। यानी सहजीवी या सहजीविता वो क्रिया है जिसमें एक जीव परस्पर दूसरे जीव के साथ रहता है, और जिसमें दोनों ही जीव एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। जैसे यहाँ पर जो लेग्यूमिनोसेरम यानी राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम है, ये जीवाणु राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम जीवाणु लेग्यूमिनोसी कुल की जो पौधे हैं उनकी जड़ों में निवास करता है, और
ये क्या करता है कि वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलकर स्थिरीकृत करता है। तो जीवाणु को रहने के लिए उसकी जड़ों में आवास मिल जाता है, अर्थात वो पौधे से अपना भोजन प्राप्त कर लेता है, यानी राइजोबियम लेगुमिनोसेरम। और ये फलीदार पौधे या लेगुमिनोसी कुल के पौधों को वातावरण की स्वतंत्र नाइट्रोजन को स्थिरीकृत करके नाइट्रेट भी प्रदान करता है, जिससे पौधों को नाइट्रेट की पूर्ति होती रहती है। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि दाल वाली फसलों को किसान एक ही खेत में बार बार क्यों नहीं बोते हैं या एकांतर क्रम में क्यों नहीं बोते हैं। तो उसका सीधा सा जवाब है कि जो दाल वाली फसलें हैं, यानी जो लेगुमिनोस कुल की पौधे हैं या लेगुमिनोसी कुल के पौधे हैं, जिन फलीदार पौधे हैं, उनकी जड़ों में राइजोबियम लेगुमिनोसेरम नाम का जीवाणु पाया जाता है, जो वातावरण की स्वतंत्र नाइट्रोजन को स्थिरीकृत करके नाइट्रेट में बदल देता है, जिससे उस स्थान की उर्वरा शक्ति अधिक हो जाती है। अधिक उर्वरा शक्ति हो जाने के कारण दाल वाली फसल बार बार उस स्थान पर अच्छी उत्पन्न नहीं होती है। ये आपका एक क्वेश्चन था। इसके साथ ही ये भी पूछा जाता है कि फलीदार पौधों को नाइट्रोजन की आवश्यकता क्यों नहीं होती है, यानी जो फलीदार पौधे हैं उनको बाह्य नाइट्रोजनी खाद या बाह्य नाइट्रोजनी उर्वरक की आवश्यकता क्यों नहीं होती है। तो उसका भी यही जवाब होगा कि जो दाल वाली फसलें हैं या जो फलीदार फसलें हैं, उनकी जड़ों में राइजोबियम लेगुमिनोसेरम जीवाणु उपस्थित होता है, जो वातावरण की स्वतंत्र नाइट्रोजन को नाइट्रेट में स्थिरीकृत कर देता है, जिससे फसलों को नाइट्रोजन की पूर्ति होती रहती है। इसलिए उसे किसी बाह्य प्रकार के नाइट्रोजनी खाद या नाइट्रोजनी उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती है। इसी के साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कृषि में जीवाणुओं का आर्थिक महत्व, इसलिए आप अच्छे से समझना इसे। अगला है कुछ जीवाणु जैसे नाइट्रोसोमोनास, ये भी जीवाणु के नाम है, इन्हें अच्छे से लर्न कर लेना। नाइट्रोसोमोनास एवं नाइट्रोसोकोकस, यानी नाइट्रोसोमोनास और दूसरा है नाइट्रोसोकोकस, मृदा में उपस्थित अमोनिया को यानी NH3 को ऑक्सीकृत करके नाइट्राइट यानी NO2 में बदलते हैं। जो यानी ये पर्टिकुलर कई जीवाणु हैं जो किसी न किसी प्रकार से कृषि को लाभ पहुंचाते हैं। तो जो लाभ पहुंचाने का उनका एक क्रम है, वो क्रम से बताया गया है। यहाँ पर दो बता चुके हैं। तीसरा है कि कुछ जीवाणु वातावरण में जैसे नाइट्रोसोमोनास एवं नाइट्रोसोकोकस मृदा में उपस्थित रहते हैं, जो मृदा में उपस्थित या मिट्टी में उपस्थित अमोनिया को ऑक्सीकृत करके नाइट्राइट यानी NO2 में बदलते हैं। और नाइट्रोबैक्टर नाइट्राइट को ऑक्सीकृत करके नाइट्रेट्स यानी NO3 में बदलता है, नाइट्रेट्स या नाइट्रेट में बदलता है, जिससे मृदा की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। अब ये याद रखना है इसमें कौन सा जीवाणु क्या करता है। तो यहाँ पर बताया गया है नाइट्रोसोमोनास एवं नाइट्रोसोकोकस मृदा में उपस्थित अमोनिया को ऑक्सीकृत करके, यानी मृदा में जो उपस्थित होती है अमोनिया यानी NH3 को ऑक्सीकृत करके नाइट्राइट या NO2 में बदलते हैं। और नाइट्रोबैक्टर, और इसके बाद जो आपका अगला जीवाणु है यानी कि नाइट्रोबैक्टर, ये नाइट्रोबैक्टर क्या करता है, उसी नाइट्राइट को ऑक्सीकृत करके नाइट्रेट या नाइट्रेट्स यानी NO3 में बदलते हैं, जिससे मृदा की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से ये जीवाणु यानी किसी ना किसी प्रकार से जीवाणु कृषि को लाभ पहुंचा रहे हैं। और ये सब लाभदायक महत्व में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कृषि में है। इसके बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण डेयरी उद्योग में होगा, लेकिन वो आगे अगले वीडियो में करेंगे। आज अभी कर रहे हैं कृषि में। तो कृषि में फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं
कि स्वतंत्र रूप से मृदा में एजोटोबैक्टर और क्लास्ट्रीडियम होता है जो वातावरण की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है। इसके बाद कुछ जीवाणु फलीदार पौधों की जड़ों में या लेगुमिनोसी कुल के पौधों में जैसे राइजोबियम लेगुमिनोसेरम पाया जाता है जो वातावरण की स्वतंत्र नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में बदल देता है। इसके बाद कुछ जीवाणु नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोसोकोकस मृदा में उपस्थित होते हैं जो मृदा में उपस्थित अमोनिया को ऑक्सीकृत करके नाइट्राइट में बदलते हैं। इसके बाद नाइट्रोबैक्टर उसी नाइट्राइट को ऑक्सीकृत करके नाइट्रेट्स में बदल देता है। अंततः एक लाइन में ही सब क्लियर हो जाता है कि जिससे मृदा की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। अर्थात इन सभी का काम होता है मृदा को नाइट्रेट के माध्यम से नाइट्रोजन की उपलब्धि कराना, जिससे मृदा की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। इसलिए मृदा को किसी भी अन्य नाइट्रोजनी उर्वरक की आवश्यकता नहीं पड़ती है और मृदा में उर्वरा शक्ति की पूर्ति इन्हीं नाइट्रोबैक्टर या राइजोबियम या एजोटोबैक्टर जीवाणु द्वारा होती रहती है। ये था आपका कृषि में जीवाणु का आर्थिक महत्व। आइए अब हम देखते हैं दूसरे फील्ड में यानी सिरका उद्योग में कृषि में क्या महत्व था इनका, तो पता चल गया। अब हम जानते हैं सिरका उद्योग में या इन विनेगर इंडस्ट्री, विनेगर सिरका को विनेगर कहते हैं, तो सिरका को भी बनाने में आपके जीवाणुओं का सबसे अहम रोल है सिरका निर्मित करने में, क्योंकि सिरका एक गन्ने की रस से या मीठे रस से तैयार किया जाता है और उसमें भी आपका एसिटोबैक्टर एसिटी जीवाणु काम करता है। देखिए शर्करा के घोल में, शर्करा के घोल में, शर्करा का घोल यानी जो शक्कर का घोल या और भी अन्य कोई मीठा घोल हो, जैसे आपका खजूर का रस या फिर चुकंदर का रस, इस प्रकार का जो आपका मीठा घोल हो, शर्करा के घोल में एसिटोबैक्टर एसिटी नामक जीवाणु, इस जीवाणु का आपको नाम याद रखना है एसिटोबैक्टर एसिटी, ठीक है। तो शर्करा के घोल में एसिटोबैक्टर एसिटी नामक जीवाणु की किण्वन क्रिया द्वारा, किण्वन क्रिया ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किण्वन क्रिया का बहुत ज़्यादा रोल आएगा अभी आपका डेयरी उद्योग में किण्वन क्रिया का रोल है, और उसके बाद बेकरी उद्योग में है। कई अलग अलग जगह हम किण्वन के बारे में पढ़ेंगे, आपको बाद में बताते हैं किण्वन क्या होता है एक्सप्लेन करके। तो शर्करा के घोल में एसिटोबैक्टर एसिटी नामक जीवाणु की किण्वन क्रिया द्वारा सिरका तैयार किया जाता है, यानी एसिटोबैक्टर शर्करा के घोल में किण्वन की क्रिया करता है, अर्थात शर्करा के घोल को किण्वित कर देता है, जिससे एसिटिक अम्ल यानी C3COOH निर्मित होता है। देखिए यहाँ पर दो समीकरणें दी गई हैं, आप इन समीकरणों से समझ लीजिए। C6H12O6 यानी ये आपका क्या है, शर्करा का घोल है, यानी ये ग्लूकोज का सूत्र होता है और ग्लूकोज हमारा मीठा होता है यानी शर्करा है, और एसिटोबैक्टर एसिटी की उपस्थिति में ग्लूकोज से यानी आपका शर्करा के घोल से 2C2H5OH यानी 2 एथिल एल्कोहल के अणु प्राप्त होते हैं। ये आपका एथिल एल्कोहल है, ठीक है, जिसे आप नॉर्मल भाषा में शराब कहते हो, एथिल एल्कोहल, ये एथिल एल्कोहल है। और एथिल एल्कोहल जब ग्लूकोज को यानी शर्करा के घोल को एसिटोबैक्टर एसिटी जीवाणु की उपस्थिति में किण्वन कराया जाता है या किण्वित होता है तो एल्कोहल बनता है। C2H5OH ये एथिल एल्कोहल का सूत्र है, एल्कोहल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस विमुक्त होती है। अब उसी एथिल एल्कोहल को ऑक्सीजन के साथ यानी क्रिया करके एसिटोबैक्टर यहाँ भी है, यहाँ पर यही जीवाणु का नाम लिख लेना, इसी के ऊपर एसिटोबैक्टर एसिटी जीवाणु की उपस्थिति में क्या बनता है, CH3COOH। ये CH3COOH एसिटिक अम्ल का सूत्र है, एसिटिक अम्ल को ही सिरका कहा जाता है। ये आपका एसिटिक अम्ल है और इसी एसिटिक अम्ल को सिरका बोला जाता है।
ठीक है। तो CH3COOH निर्मित हो जाता है और जल का अणु निकलता है, तो बनता है हमारा एसिटिक अम्ल सिरका। ठीक है, कुछ खास नहीं था, बस एक जीवाणु का नाम याद रखना है, एसिटोबैक्टर एसिटी। तो फिर देख लेते हैं सिरका उद्योग में यानी इन विनेगर इंडस्ट्री में कि शर्करा के घोल में एसिटोबैक्टर एसिटी नामक जीवाणु किण्वन की क्रिया द्वारा सिरका तैयार किया जाता है। यानी शर्करा के घोल हो या खजूर के रस का घोल हो, यानी खजूर का रस हो, जिसे ताड़ का रस कहते हैं, ताड़ का भी रस काम करेगा सिरका बनाने में, यानी कोई मीठा घोल हो, उसको एसिटोबैक्टर एसिटी नामक जीवाणु की उपस्थिति में जब किण्वन क्रिया कराई जाती है तो एथिल एल्कोहल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड निर्मुक्त होती है, और फिर एथिल एल्कोहल को एसिटोबैक्टर एसिटिक अम्ल की उपस्थिति यानी एसिटोबैक्टर एसिटी जीवाणु की उपस्थिति में क्रिया कराया जाता है, तो फिर क्या बनता हमारा एसिटिक अम्ल, जिसे हम सिरका कहते हैं। तो इस प्रकार से आज लाभदायक जीवाणुओं में पहला पढ़ा कृषि में और दूसरा पढ़ा सिरका उद्योग में। ठीक है, इसी के आगे के जो टॉपिक्स हैं अगले वीडियो में करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कृषि में तो बहुत आप अच्छे से करना।